हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं विष्णु बेसवाल आज आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स का वीडियो नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझें जिससे आपका रिवीजन इजी रूप में हो सके। देखिए, वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तो मकान संपत्ति से आय की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको जो है ये बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी मकान संपत्ति है जिनकी गणना मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत नहीं की जाती है। तो नंबर 1, जो मकान करदाता के स्वयं के उपयोग में आता है उसका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। जो बिजनेस के यूज में आता है उसका भी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। भूतपूर्व राजा महाराजाओं का एक महल भी, उसकी गणना भी मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत नहीं की जाती है। और नंबर 4 जो है वो एक अपन बोल सकते हैं उप किराएदार से आय की गणना भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं की जाती है। तो किनकी गणना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत की जाती है, तो उसमें अपन देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, किराए से दिया गया मकान। नंबर 2, स्वयं के रहने का मकान। नंबर 3, अंशतः स्वयं के रहने का, अंशतः किराए से दिया गया। और नंबर 4, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाला मकान, जिसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ फर्स्ट, किराए से दिया गया मकान, फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते समय हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। तो सकल वार्षिक मूल्य किसको बोलते हैं? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि वह मूल्य जिस पर कोई मकान संपत्ति किराए पर दी जा सकती है। मतलब वह मूल्य जिस पर कोई मकान संपत्ति किराए पर दी सकती है, किराए पर दी जा सकती है, उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं? सकल वार्षिक मूल्य। वह मूल्य नगरपालिका मूल्य भी हो सकता है, नगरपालिका मूल्य भी हो सकता है, उचित किराया भी हो सकता है और प्राप्त किराया भी हो सकता है। मतलब जिस मूल्य पर कोई मकान संपत्ति किराए पर दी जा सकती है वह मूल्य कौन सा मूल्य होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट होती है इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू न हो। सेकंड होता है इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम क्या होना? लागू होना। फर्स्ट कंडीशन इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होना। तो जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा तो हमारे पास 3 चीजें होगी। कितनी चीजें होगी? 3। फर्स्ट होगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सेकंड फेयर रेंट, थर्ड रेंट रेशियो। मतलब कितनी चीजें होगी? 3 चीजें होगी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और रेंट रेशियो। अब क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000 गिवन है, फेयर रेंट 90,000 गिवन है और रेंट रेशियो 8,000 पर मंथ के हिसाब से 96,000 गिवन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इन तीनों का कंपेयर करेंगे और इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। मतलब कितना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? व्हिचएवर इज मोर 96,000 इज मोर। तो 96,000 क्या होगा? हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। आगे सबको समझ में
क्या करना है हमको, इन तीनों को कंपेयर करना है और इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। सेकेंड, इफ रेंट कंट्रोल्ड एक्ट इज एप्लीकेबल, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा। और जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो रहा है, तो जब भी प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा, इसका मतलब है किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो रहा है। और जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास कितनी चीजें होगी, 4। कौन कौन सी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, रेंट इश्यूड और स्टैंडर्ड रेंट। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। किसका कंपेयर करना है, रेंट इश्यूड और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का कंपेयर करेंगे और इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000, फेयर रेंट 90,000, रेंट इश्यूड 96,000 और स्टैंडर्ड रेंट 75,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे और इन दोनों में ज्यादा क्या, 96,000, तो 96,000 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एक चीज, इसका एक अपवाद भी है, वो अपवाद ये है, अपवाद को बोलते हैं एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन ये है कि इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज हाईएस्ट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, ये कंडीशन हो जाए। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना हो गया, 1,20,000, तो उस कंडीशन में हमको स्टैंडर्ड रेंट को ध्यान नहीं देना है। उस कंडीशन में इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। क्लियर हो गया सभी को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस टाइप से फाइंड करते हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा तो इन तीनों को कंपेयर करना है, इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और जब स्टैंडर्ड रेंट होगा तो हमको किसका कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट इश्यूड का कंपेयर करना है, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और अगर हमारे को जो है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया है और वो सबसे ज्यादा दिया है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम क्या कर, वो स्टैंडर्ड रेंट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और इन तीनों का कंपेयर करेंगे और इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं ये एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टीचर का मोटिवेशन बना रहेगा और आपको आगे में सभी वीडियो जो है वो सेंड कर दूंगा। थैंक यू।